हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में से सेकंड पॉइंट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस तरह से हुआ, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हमने डिस्कस किया था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ओके, इसके बारे में डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर को मैंने कुछ सेगमेंट में, हर एक पार्ट में उससे मैंने डिवाइड करके उसे क्या किया तो अपलोड किया है। उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस पर जाकर क्या कर सकते हैं, उन सब वीडियोस को अच्छी तरह से देखकर ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का अपना टॉपिक जो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, ये आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इस पॉइंट के शुरुआत में हमें बताया गया है कि जो यूरोप था मिड 18th सेंचुरी, कब तक? मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब आप सब जानते हैं, राष्ट्र राज्य जिसे हम कहते हैं, एक तरह का देश। तो मिड 18th सेंचुरी तक कोई भी वहां पे नेशन स्टेट नहीं था। जो कि आज हम देख रहे हैं इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये जो देश है, ये जो नेशन स्टेट है, उस तरह का कोई नेशन स्टेट वहां पे नहीं था। ओके, दे ऑल, ये जो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड मैंने बोले हैं, जो या फिर जो या जो फिर यूरोपियन कंट्रीज थे, ये सब क्या थे तो डिवाइडेड इनटू किंगडम थे। ये सब डिवाइड हो चुके थे किंगडम्स में, डचीज में और कैंटोन्स में, whose rulers had their autonomous territory। ये जो पूरा यूरोप था वो डिवाइड हो चुका था किंगडम्स में, छोटे छोटे किंगडम्स थे, डचीज थे, कैंटोन्स थे। ओके, और वो जो कैंटोन्स होंगे, डचीज होंगे, ओके, ड्यूक जिससे हम कह सकते हैं, या फिर किंगडम से राजाशाही है, तो ये इनकी खुद की क्या थी, ऑटोनोमस टेरिटरीज थी। ऑटोनोमस मींस उनके ऐसे स्वायत्त ऐसे क्षेत्र थे और वहां पर वो रूल कर रहे थे। इसका मतलब कोई नेशन स्टेट नहीं था। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप है, कौन सा भाग, स्पेशली यूरोप कॉन्टिनेंट का सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, यहाँ के जो एरियाज थे, यहाँ की जो टेरिटरीज थी, वो अंडर में थी किसके, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। निरंकुश ऐसे जो राजा थे वो आके उनके अंडर में ये सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप का क्षेत्र था। ओके, और यहाँ पे ये जो मोनार्कीज यहाँ पे रूल कर रही थी, यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो डाइवर्स कल्चर के थे, अलग अलग तरह तरह के लोग उन क्षेत्रों में रह रहे थे जहां पे मोनार्क जो था वो क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। ओके, इस तरह से अलग अलग डाइवर्स पीपल वहां पे रह रहे थे, अलग अलग तरह के लोग वहां पर थे। और ये जो लोग थे, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। यहां पे रहने वाले जो लोग थे वो किसी भी तरह का कलेक्टिव आइडेंटिटी उनमें नहीं थी, सामूहिक पहचान जिसे हम कहते हैं, तो किसी तरह की सामूहिक पहचान उनमें नहीं थी, और किसी भी तरह का कॉमन कल्चर, ओके, एक जिसे हम क्या कह सकते हैं कि एक समान ऐसा उनकी कोई भी संस्कृति वहां पे नहीं थी। पूरी तरह से अलग अलग तरीके के लोग इन क्षेत्रों में रह रहे थे जहां पर हम कह सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो थे रूल कर रहे थे। कौन से एरिया में, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के एरियाज में। और ये जो लोग थे ये इतने अलग थे कि दे वर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोल रहे थे। कुछ जर्मन बोलेंगे, कुछ जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे हम्सबर्ग एम्पायर का एक एग्जांपल हमारे पास में है, तो आप पे समझेंगे कि हम्सबर्ग एम्पायर जहां पे रूल कर रहा है, तो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से अलग अलग पहचान उनकी थी, हमें समझ में आ जाएगा। ये समझ लीजिए कि इन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे एंड बिलोंग टू डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स, और वो जो थे अलग अलग इथनिक ग्रुप से क्या कर रहे थे तो बिलोंग्स कर रहे थे, अलग अलग जातीय समूह से वो क्या कर रहे थे तो बिलोंग्स कर रहे थे। अभी ये समझने के लिए जो मैंने चीजें अभी बताई, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है जो है हैब्सबर्ग एम्पायर। ओके, इस हैब्सबर्ग एम्पायर के साथ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मिड 18th सेंचुरी तक किस तरह की सिचुएशन थी यूरोप में, किस तरह से लोग जो थे वो डिवाइड हो चुके थे अलग अलग, हम उसे क्या कह सकेंगे, अलग अलग किंगडम्स में या फिर कैंटोन्स में, डचीज में किस तरह से अलग हो चुके थे, किस तरह से लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, किस तरह से उनके बीच में कॉमन हम उसे कह सकते कल्चर नहीं था। ये हम समझने वाले हैं, हम एग्जांपल से समझने वाले हैं द हैब्सबर्ग एम्पायर। अभी ये जो एक राज्य था, ये जो था वो रूल कर रहा था कहां पर, तो ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी पर, और साथ साथ अलग अलग जो रीजन्स और लोग समूह थे उन पर भी इसका अधिकार था। अगर देखा जाए तो अल्पाइन रीजन पर किसका अधिकार था, तो हैब्सबर्ग एम्पायर का अधिकार था। और अल्पाइन रीजन में आने वाले क्षेत्र कौन से, द टेरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुदेटेनलैंड, इन पर भी
हैब्सबर्ग जो एम्पायर था वो राज कर रहे थे। ओके, और बोहेमिया, अल्पाइन रीजन के साथ ही साथ बोहेमिया का जो क्षेत्र है वो भी हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में आता था। अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों में जो रहने वाले एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, एरिस्टोक्रेट मीन्स कुलीन, रिच लोग हम उसे कह सकते हैं शॉर्ट में, तो ये जो लोग थे सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोलते थे? जर्मन लैंग्वेज देवर स्पीकिंग, वो जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये भी यहां पर भी राज किसका था? हैब्सबर्ग एम्पायर का था। और वहां पे रहने वाले जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? इटालियन, देवर स्पीकिंग इटालियन। ये जो एरिया था लोम्बार्डी और वेनेशिया, यहाँ पे इटालियन भाषा बोली जाती थी। ओके, अलग अलग, एक ही जो एम्पायर है वही है मगर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है। हंगेरी पर देखा जाए तो जो हाफ ऑफ पॉपुलेशन है, हंगेरी की जो हाफ ऑफ पॉपुलेशन है, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन या फिर आधी पॉपुलेशन वो मैगियार लैंग्वेज बोलती थी। और जो अदर है 50% वो कौन सी लैंग्वेज बोलती थी? वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, अलग अलग तरह के बोली भाषा वो बोलते थे हंगेरी में। भाषा में आपको डिफरेंसेस दिखाई देगा, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता था कि वो कॉमन कल्चर शेयर नहीं कर पाते थे या फिर उनमें कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, सामूहिक पहचान नहीं थी, क्योंकि अलग अलग भाषाएं भी बोल रहे थे, अलग अलग रीजन में वो रहने वाले लोग थे। और हंगेरी के बाद आप देखेंगे कि गैलिशिया, अब ये पार्ट भी आता है किसके अंडर? तो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर। तो वहां पे जो एरिस्टोक्रेट्स थे, कुलीन लोग, वो कौन सी भाषा बोल रहे थे? पॉलिश। इसका मतलब भाषा जो थी अलग अलग बोली जा रही थी। इसकी वजह से वहां पे उन लोगों के बीच में कोई भी कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी उनके बीच में नहीं थी, एक सामूहिक पहचान जिसे हम कह सकते हैं वो नहीं थी। जैसे कि हमने देखा ये जो इंपॉर्टेंट ऐसे जो रीजन है जैसे कि अल्पाइन रीजन, बोहेमिया, लोम्बार्डी, वेनेशिया, हंगेरी, गैलिशिया, इनके बावजूद भी जो हैब्सबर्ग एम्पायर थे उसकी जो बाउंड्रीज थी, सपोज अभी देखिए ये एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे कि दिस इज हैब्सबर्ग एम्पायर है, तो इस हैब्सबर्ग एम्पायर की जो बाउंड्रीज है उसके पास रहने वाली जो प्रजा थी वो ज्यादातर कौन सी थी? पीजेंट्स थी। ये भी लोग क्या थे? तो पार्ट थे किसका? तो हैब्सबर्ग एम्पायर का। ओके, और ये जो जनता थी वो कौन सी? तो पीजेंट पीपल्स आल्सो लिविंग इन अ मास नंबर, बहुत ज्यादा तौर पर ये लोग भी रह रहे थे। यहाँ पे रहने वाले लोग जो थे कुलीन थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, मगर ये जो बाउंड्रीज थी हैब्सबर्ग एम्पायर की, वहां पर रहने वाले लोग क्या थे? तो बहुत ज्यादा पीजेंट्स थे। अगर देखा जाए हैब्सबर्ग एम्पायर की बाउंड्रीज तो नॉर्थ साइड में, अब ये नॉर्थ साइड है, ओके, तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो बोहेमियंस एंड स्लोवैक्स। और साउथ में, साउथ की जो एरिया है वहां पे रहने वाले जो लोग थे वो कौन से? क्रोट्स। ओके, और ईस्ट साइड, अब ये ईस्ट है, ईस्ट में रहने वाले जो लोग थे वो रोमन्स थे और वो कहा रहते थे तो इन द ट्रांसवोनिया में वो रह रहे थे। तो ये सब लोग जो थे बाउंड्रीज पर रहने वाले थे, बाउंड्रीज के अंदर। इसका मतलब है कि एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर का ही ये पार्ट थे और ये सब खेती करने वाले लोग थे। अब ये जो आप डिफरेंसेस देख रहे, लैंग्वेज का डिफरेंस, एरिस्टोक्रेसी का डिफरेंस, साथ ही साथ हम उसे कह सकते हैं एरिस्टोक्रेट्स, पीजेंट्स और उनके प्रॉब्लम्स अलग, एरिस्टोक्रेट्स की प्रॉब्लम्स अलग, साथ ही साथ भाषाएं भी अलग अलग बोली जा रही है। ये सब लोग जो रहते थे वो कहां पर रह रहे थे? तो हैब्सबर्ग एम्पायर में रह रहे थे। ओके, और ये सब जो डिफरेंसेस थे, सच डिफरेंसेस डिड नॉट प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। इन सब डिफरेंसेस की वजह से क्या नहीं हो पा रहा था? तो एक सेंस, कौन सा? पॉलिटिकल यूनिटी का। ओके, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक एकता जो थी वो यहां पे लाना बहुत मुश्किल था या फिर ये नहीं हो पा रहा था। एक राजनीतिक एकता यहां पे नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ सो मच डिफरेंसेस यू कैन सी हियर, आप यहां पे दे सकते थे। और द ओनली टाई बाइंडिंग, और एक ही चीज थी जो इन्हें बांधे हुए थी और वो थी ये डाइवर्स ग्रुप को एक साथ में लाने की, वो थी अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। जो राजा है उसके साथ जो निष्ठा बनाए रखेगा, उसकी वजह से सिर्फ जो लोग थे वो साथ में आ रहे थे, अदरवाइज सब जो थे वो क्या थे? तो अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग इथनिसिटी से बिलोंग्स करने वाले लोग, साथ ही साथ कुछ रिच एरिस्टोक्रेट्स, कुछ पीजेंट्स थे। इस तरह से ये सब डिवाइड हो चुका था, मगर ये सब रह रहे थे एक हैब्सबर्ग एम्पायर में और उन्हें सिर्फ इकट्ठा किया जा रहा था, सिर्फ किसके नाम पर? तो टू द एम्परर, एम्परर के साथ जो निष्ठा है उसके नाम पर वो एकजुट हो रहे थे। तो इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अगर यूरोप में
इस तरह से डिफरेंसेस है। तो फिर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म हो या फिर नेशन स्टेट, ये जो इसकी जो आइडिया है वो किस तरह से उभरी? हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज? नेशनलिज्म और नेशन स्टेट, ये जो इनकी जो आइडिया जो उस यहां पर यूरोप में किस तरह से उभरी, ये हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो लोग थे वो अलग अलग थे। तो इसमें से हम डिस्कस करने वाले अभी द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी मीन्स कुलीन वर्ग और मिडिल क्लास मीन्स नया मध्यम वर्ग के बारे में हम समझेंगे कि किस तरह से वहां पे इमर्ज हुआ नया मध्यम वर्ग। ओके, एरिस्टोक्रेसी के बारे में देखा जाए तो ये जो एरिस्टोक्रेसी या फिर उच्च कुलीन लोग थे, दे वर सोशली एंड पॉलिटिकली द डोमिनेंट क्लास इन द कंट्री, इन द कॉन्टिनेंट। ये जो कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट में ये डोमिनेंट क्लास था। ओके, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रभुत्वशाली वो क्लास था। सबसे आगे थे ये लोग एरिस्टोक्रेट्स। ओके, सोशली, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, हर तरह से वो क्या थे? डोमिनेंट थे। ओके, लीड कर रहे थे वो पूरे यूरोप को, क्योंकि वो रिच थे। इसके आगे आप समझेंगे कि वो क्यों डोमिनेंट थे, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, द नंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। ये जो लोग थे ऑफ दिस क्लास यूनाइटेड, ये एक साथ थे बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, उनके जो रहन सहन था, उनकी जो जीवन शैली थी, इसकी वजह से वो यूनाइटेड थे बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। कितने भी रीजनल डिविजन्स हो, उसके बावजूद ये लोग एक थे। जैसे हमने देखे कौन से रिलीजन थे, हम्सबर्ग एम्पायर का हमने एग्जांपल देखा। तो इस तरह के बहुत सारे एम्पायर्स थे। इसके ये एम्पायर्स हो या फिर अलग अलग रीजन्स हो, इसके बावजूद भी ये जो एरिस्टोक्रेट लोग थे वो एक साथ थे। उनकी उसका रीजन था उनकी कॉमन वे ऑफ लाइफ, उनकी जो हम उसे कह सकते हैं जीवन शैली, इसकी वजह से वो सब एक थे। और साथ ही साथ ये जो एरिस्टोक्रेसी के लोग थे, दे ओन स्टेट, उनकी जायदाद थी कंट्री साइड में। और साथ ही साथ उनके टाउन्स में आप देखेंगे तो बड़े बड़े हवेलियां थी, घर उनके मालिक उनका हम उसे कह सकते कि उनकी ऑनरशिप जो थी वो एरिस्टोक्रेसी के पास थी। दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज। ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे और एरिस्टोक्रेसीज थे, दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज। वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी, राजनीतिक कार्य के लिए, एंड इन हाई सोसाइटी या फिर उच्च जो समाज है उनमें बातचीत करने के लिए वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। कौन? एरिस्टोक्रेसी। इस तरह से वो अलग थे दूसरे समाजों से, वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करेंगे। और देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाई ऑफ मैरिज। और वो जो ये जो एरिस्टोक्रेसीज थे वो टाई होते थे या फिर जुड़े रहते थे किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द मैरिजेस। एक एरिस्टोक्रेट जो है वो उसकी लड़की दूसरे एरिस्टोक्रेट के साथ ही बिहाएगा या फिर देगा उसे, तो इसके वजह से वो कनेक्टेड रहते थे। तो मैरिज एक ऐसा जरिया था कि जिसकी वजह से ये जो फैमिलीज थे वो कनेक्टेड रहती थी। ये जो एरिस्टोक्रेसी थे वो नंबर में कैसे थे? स्मॉल नंबर इन ग्रुप। उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम थी। और यूरोप ये जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी? तो पीजेंट्री की थी, खेती करने वाले लोगों की सबसे ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन थी। यूरोप में देखा जाए तो वेस्ट जो है, वेस्ट में आप देखेंगे यूरोप के जो वहां पे कल्टीवेशन करने वाले कौन थे? टेनेंट्स थे। ये जो टेनेंट्स मींस किराएदार, जमीन किराए पे लेना और उसे कल्टिवेट करने का काम ये लोग कर रहे थे। ये सब हो रहा था कौन से पार्ट में? वेस्ट पार्ट में। किसके? तो यूरोप के। और कुछ स्मॉल ओनर्स भी थे, उनकी खुद की लैंड थी, वो भी वहां पे क्या करते थे? कल्टीवेशन करने का काम कर रहे थे। और वाइल ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, उसके साथ ही साथ ईस्टर्न पार्ट और कौन सा? सेंट्रल यूरोप का जो पार्ट है वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ की जो जमीनें थी वो ज्यादातर लैंड लॉर्ड्स के पास थी, वो जो थे वो ऑनर थे। और इस पर कल्टीवेशन कौन कर रहा था? तो सर्फ कर रहे थे, जिसे हम क्या कह सकते हैं? तो भूदास जो थे, क्योंकि गुलाम के तरह आप कह सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे? तो उन खेतियों में काम कर रहे थे। ओके, इसके बाद जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का पार्ट है वहां पर क्या हो रहा था? तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगे या फिर वहां पे शुरुआत हो गई थी वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। और इसकी वजह से नए नए क्या बने? तो शहर बनने शुरू हो गए और एक कमर्शियल क्लास उसकी वजह से बन गया। ओके,
whose existence was based, और ये जो कमर्शियल क्लास था उनका एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व ही किस पर था, तो ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, जो प्रोडक्शन बन रहा है मार्केट के लिए उस पर इनका अस्तित्व डिपेंड था, किसका, कमर्शियल क्लासेस का। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कब हुई और कहां पर हुई, तो ये इंग्लैंड में हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत, औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई इंग्लैंड में इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। कौन सा, जो सेकेंड हाफ है 18th सेंचुरी का, वो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी इंग्लैंड में। और देखा जाए तो फ्रांस और कुछ जो इलाके हैं, पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट के कुछ जो इलाके हैं और फ्रांस है, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में या 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत फ्रांस और जर्मन स्टेट में हो चुकी थी। इस तरह से यूरोप जो था, आप समझ रहे हैं कि किस तरह से वो डिवाइड हो चुका था। और नया जो क्लास है, कौन सा, न्यू मिडिल क्लास, इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा था, तो इमर्ज हो रहा था, उसका उदय हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नया मिडिल क्लास बन रहा था, जैसे कि नए सोशल ग्रुप्स भी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बने, जिसमें वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और काम करने वाली श्रमिक वर्ग जिसे हम कह सकते हैं, एंड मिडिल क्लासेस। और मिडिल क्लासेस में मध्यम वर्गीय, जिसमें कौन आता था, इंडस्ट्रियलिस्ट, ओके, उद्योगपति, बिजनेसमैन, व्यापारी और प्रोफेशनल, ये सब लोग आते थे किसमें, मिडिल क्लास में आने वाले ये लोग थे, ये सब एजुकेटेड थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होने वाला है, आपको याद रखना है, ओके। आपको इंपॉर्टेंट समझिएगा एजुकेशन का इसकी वजह से, कि एजुकेशन अगर आप लेते तो उसका क्या बेनिफिट होता है, ओके। तो देखिए सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप जो है, दिस ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर। ये जो ग्रुप था कौन सा, मिडिल क्लास का, वर्किंग क्लास का, ये जो था वो बहुत कम था, कहां पे, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में। मगर ये जो लोग थे ये एजुकेटेड थे, और जैसे ही एबोलिशन हुआ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का, जो कुलीन लोगों को जो विशेषाधिकार थे, ये एबोलिशन, ये रद्द होने के बाद ये जो एजुकेटेड लोग थे ना, मिडिल क्लास, ओके, लिबरल मिडिल क्लास के लोग जो थे, इनके बीच में एक जो आइडिया थी, ओके, उनके बीच में एक आइडिया, एक राष्ट्रीय एकता, जिससे हम कहते हैं नेशनल यूनिटी जो है, ये जो चीज है वो सबसे आगे आई। इनके बीच में से ही राष्ट्रीय एकता जो थी, नेशनल यूनिटी, इसकी शुरुआत हो गई थी। किसके बाद, जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस थे इनको रद्द होने के बाद उनके बीच में एक नेशनल यूनिटी की भावना जो थी वो उसकी शुरुआत होनी शुरू हो गई थी। और इसके बाद आप सोच सकते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म बना, निर्माण कैसे हुआ, ये समझ रहे हैं। इसके बाद का जो पार्ट है हम उसमें देखने वाले हैं कि लिबरल नेशनलिज्म क्या है, ओके। जैसे कि हम सब जानते हैं मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, ओके। यूरोप जो था पूरी तरह से डिवाइडेड था। वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में किसी भी तरह की कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कोई भी कॉमन कल्चर उनके पास नहीं था। वो डिवाइड हो चुके थे अलग अलग किंगडम्स में, डचेस में या फिर कैंटोन्स में, ओके। उसके बाद में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट आया। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, तो यूरोप में एक नया क्लास बनना शुरू हो गया, वो था न्यू मिडिल क्लास। और ये जो न्यू मिडिल क्लास था ये लिबरल न्यू मिडिल क्लास था। मगर उनके लिए लिबरलिज्म या फिर लिबरल का मतलब क्या है ये सबसे समझना जरूरी है, और यही पॉइंट आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और वो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। नेशनलिज्म का मीनिंग सबको मालूम है कि फीलिंग ऑफ वननेस इन ए पर्टिकुलर टेरिटरी। कोई भी टेरिटरी में आप रहते हैं और उसके बारे में जो आपके बीच में जो एक फीलिंग ऑफ वननेस है, एकता की जो फीलिंग है, उसे नेशनलिज्म कहा जाएगा। मगर लिबरल का मतलब क्या होता है, तो लिबरल का मतलब जो था, देखिए यहाँ पे दिया है कि लिबरलिज्म जो है, ये जो लिबरलिज्म वर्ड है वो आया है कहां से, तो लैटिन रूट वर्ड लीबर से। इज्म मीन्स आइडियोलॉजी, वाद जिसे हम कहते हैं। और लीबर का मतलब होता है फ्री, फ्री मीन्स आजाद, ओके। ये मतलब था लीबर का मतलब है फ्री, जिसे हम कहते हैं आजाद। और जो मिडिल क्लास थे, न्यू मिडिल क्लास, जो न्यू मिडिल क्लासेस थे, न्यू मिडिल क्लासेस में कौन आता था, तो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ये जो लोग थे ये किस में आते थे, तो न्यू मिडिल क्लास में। तो इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब है इट स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। हर एक को क्या होना चाहिए, तो फ्रीडम होना चाहिए, हर एक को स्वतंत्र होना चाहिए। एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और हर कोई क्या रहेगा, तो लॉ के सामने, जो कायदा है, कायदे के सामने, लॉ के सामने हर कोई क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, समान रहेगा। ये मतलब था
न्यू मिडिल क्लासेस के लिए, किसके लिए? तो लिबरलिज्म का। अभी ये जो लिबरलिज्म कंसेप्ट है वो हम दो स्पेयर में समझेंगे, दो रूप से समझेंगे। एक समझेंगे पॉलिटिकल, इसका क्या मतलब निकाला गया लिबरलिज्म का, और इकोनॉमिक स्पेयर से इकोनॉमिकल इसका क्या मतलब लिया गया, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस पर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक स्पेयर से लिबरलिज्म का मतलब क्या है। सो यू शुड राइट द आंसर एज पर दैट। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं पॉलिटिकल स्पेयर से। पॉलिटिकली देखा जाए तो लिबरलिज्म का मतलब क्या है, ये आप सबसे पहले हम समझेंगे। तो इसके लिए बताया, देखो, पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ओके, एक ऐसी सरकार जो क्या करती है, तो सहमति पर सहमति से बनी हो। कंसेंट में सहमति। लिबरलिज्म का क्या मतलब है पॉलिटिकल देखा जाए तो? ऐसा गवर्नमेंट जो क्या बना हो, तो सहमति से बना हो। सहमति मीन्स हर कोई उस गवर्नमेंट से सहमत हो, उसका मतलब होगा लिबरलिज्म। किसके माध्यम से? तो पॉलिटिकल वे से देखा जाए तो। ओके, जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लिबरलिज्म का जो मतलब है आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, तो लिबरलिज्म का मतलब, अब ये सब पॉलिटिकली हम देख रहे हैं, पॉलिटिकली क्या है लिबरलिज्म का मतलब। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ एटोक्रेसी। एटोक्रेसी मीन्स निरंकुश शासक, मोनार्क्स जिसे हम कह सकते हैं, जिस पर कोई भी प्रेशर नहीं, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो लिबरलिज्म का मतलब है कि एंड ऑफ एटोक्रेसी, एटोक्रेसी का खात्मा होना चाहिए। ओके, होना चाहिए था। एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, क्लेरिकल मीन्स ये थे पादरी, जो चर्च के जो पादरी होते थे ना, उनको जो विशेषाधिकार थे उनका खात्मा होना चाहिए, ये मतलब था लिबरलिज्म का। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो होगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स लोगों से ही रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, और वही क्या करेंगे, तो सब तरह के डिसीजन लेंगे लोगों के लिए। ओके, और वहां पे एक पार्लियामेंट होगा, और वो पार्लियामेंट क्या कराएगा, तो गवर्नमेंट चलाएगा। ये मतलब था लिबरलिज्म का आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। जो 19th सेंचुरी के लिबरल्स थे वो क्या कर रहे थे, तो दे आल्सो स्ट्रेस, वो भी क्या कर रहे थे, स्ट्रेस कर रहे थे किस पर, तो इनवॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी खुद के पास में रखता है, वो उसके लिए क्या रहेगी, तो वो उसकी अनिवार्यता या फिर उसकी जो मालिकाना हक रहेगा उसके पास रहेगा। इस पर वो 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे वो स्ट्रेस दे रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। जैसे मैंने आपको बताया कि लिबरल जो थे, लिबरलिज्म का मतलब न्यू मिडिल क्लास जो थे उन्होंने क्या निकाला था, तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ और फ्रीडम टू द इंडिविजुअल्स। मगर इक्वलिटी बिफोर लॉ इसका मतलब ये नहीं था, डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। इसका मतलब ये नहीं था कि सबको मताधिकार मिले। यूनिवर्सल सफरेज मीन्स राइट टू वोट, सबको मताधिकार मिले, इसका मतलब ये नहीं था इक्वलिटी बिफोर लॉ का। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जो रिवोल्यूशनरी फ्रेंच था, फ्रेंच में जो रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद फ्रेंच या फिर फ्रांस जो था, दैट वाज मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी का ओके ये क्या था, तो एक प्रयोग था, दैट इज द फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी जो फ्रांस था, दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, एक प्रयोग था किसका, तो लिबरल डेमोक्रेसी का। लिबरल का मतलब सबको समझ में आ गया, लिबरल मीन्स फ्री। लिबरलिज्म का मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और फ्रीडम टू इंडिविजुअल। तो यही सब चीजें फॉलो की गई थी किसमें, फ्रांस में। जब वहां पे रिवोल्यूशन हुआ, सबको स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम मिले, और सब कोई क्या रहे, तो इक्वल रहे इन फ्रंट ऑफ द लॉ। कोई भी स्टेट को कोई भी जो प्रिविलेजेस थे वो सिस्टम नहीं रहेगी। इस पर स्ट्रेस दिया गया था किसमें, आप देखेंगे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में। ओके तो ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट रहा किसका, तो लिबरल डेमोक्रेसी का। जैसे हम सब जानते हैं कि द राइट टू वोट, अभी ये जो रिवोल्यूशन हुआ फ्रेंच में, इसके बाद राइट टू वोट मताधिकार किससे रहा था, राइट टू वोट और टू गेट इलेक्टेड, मतदान करना और चुनकर आना वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। जो प्रॉपर्टी ओनिंग है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, वही क्या कर सकते थे, मतदान कर सकते थे, वही वोट दे सकते थे और वही चुनकर आ सकते थे।
और जो मैन विथ नॉन प्रॉपर्टी है, ऐसे पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और सब विमेन, सब औरतें जो है दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, उन्हें किसी भी तरह का राजनीतिक अधिकार नहीं था। ये सब फ्रेंच में था। ओके, सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, उन्हें वोटिंग का राइट रहेगा, वही चुन कर आ सकते हैं, और नॉन प्रॉपर्टी और वुमेन जो रहेंगी उनको कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं रहेगा। जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन है उनको एक पर्टिकुलर समय के लिए, इसका मतलब है कि एक जो जैकोबियन का एरा था, जो जैकोबियन का टाइम जब चल रहा था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर जब पावर में आया फ्रेंच में, तो उसके समय में, इसके मतलब उस एक साल के लिए 1793-1904 को जो नॉन प्रॉपर्टीड अडल्ट मैन है, नॉन प्रॉपर्टी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं मगर वो अडल्ट है, इन लोगों को, इन पुरुषों को भी क्या मिला था, तो वोटिंग का राइट मिला था। ओके, सिर्फ एक कुछ समय के लिए हुआ, मगर जब बाद में नेपोलियनिक कोड वापस आया लौटकर, नेपोलियन पावर में आया, उसने नेपोलियन कोड्स बनाए, तो उसके तहत ये जो नॉन प्रॉपर्टीड को जो वोटिंग का राइट था उसे कैंसिल कर दिया गया। इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया, तो लिमिटेड कर दिया सफरेज। नेपोलियन ने क्या कर दिया, तो सफरेज को लिमिटेड कर दिया। इसका मतलब कि राइट टू वोट जो है, वोटिंग राइट है, उसे लिमिटेड कर दिया, और जो प्रॉपर्टीड मैन है उन्हें सिर्फ वोटिंग का राइट उसने रखा। नॉन प्रॉपर्टीड मेल का जो वोटिंग राइट उसे निकाल दिया। एंड जो वुमेन्स थी, औरतें जो थी, उन्हें क्या कर दिया, तो माइनर का स्टेटस दे दिया। माइनर मींस अवयस्क, जो खुद का डिसीजन नहीं ले सकती इस तरह से। ओके, और वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी, या फिर वो किसके अंडर में रहेगी, फादर और उसके हस्बैंड की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वही उसे उसकी क्या रहेंगी, तो ऑथोरिटी रहेंगे, वही सब डिसीजंस लेंगे वुमेन का। ये बाद में उसने डिसाइड किया। इस तरह से नेपोलियन कोड के अंडर सफरेज का जो पॉइंट था वो वहां से नॉन प्रॉपर्टीड मेल के लिए वो खत्म हो चुका था, और वुमेन का तो मैंने आपको अभी बताया। और पूरे 19th और 20th सेंचुरी में, पूरा जो 19th और 20th सेंचुरी है, इस पूरे 19th-20th सेंचुरी में वुमेन और जो नॉन प्रॉपर्टीड मेन थे वो क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो अलग अलग मूवमेंट्स कर रहे थे। किसके लिए, दे वर डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और वो डिमांड कर रहे थे इन दो शतकों में। व्हाट काइंड ऑफ डिमांड दे वर डिमांडिंग, दे वर डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट चाहिए था। जिस तरह से प्रॉपर्टीड मैन को वोटिंग राइट है, उस तरह से इन्हें भी क्या चाहिए था, तो सफरेज चाहिए था। ओके, इन्हें भी वोटिंग राइट चाहिए था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि लिबरलिज्म का मतलब क्या है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या नहीं था, ये हमने यहां पे देखा है। इसके बाद का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा लिबरलिज्म किसके स्फीयर में से, तो इकोनॉमिक स्फीयर में से। आर्थिक क्षेत्र में लिबरलिज्म की क्या डेफिनेशन है, उसे किस तरह से अंडरस्टैंड किया गया बाय द मिडिल क्लास, जो है न्यू मिडिल क्लास, उन्होंने किस तरह से लिबरलिज्म को अंडरस्टैंड किया इन इकोनॉमिक स्फीयर, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। हम समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक स्फीयर में, इसका मतलब आर्थिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र में लिबरलिज्म का क्या मतलब था। ओके, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 19th सेंचुरी में नए नए मिडिल क्लास बनने शुरू हो गए थे, और उनकी ये डिमांड थी। क्या डिमांड थी, कि मार्केट जो रहेगा वो सबके लिए फ्री रहेगा, और किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी ना ली जाए गुड्स और कैपिटल पे। ओके, अब कस्टम ड्यूटी क्या होता है, तो कस्टम ड्यूटी होता है कि कोई भी चीज जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हो, तो वो जो दूसरी जगह का जो, या फिर दूसरा जो स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई चीज आप मूव करते हो, तो जो दूसरा स्टेट है जहां पर ये चीजें जाने वाली है, वो क्या करता है, कोई तो भी टैक्स लगाते हैं। उस टैक्स को क्या कहा जाता है, तो कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। ओके, तो लिबरलिज्म का क्या मतलब था इन न्यू मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लासेस के लिए, तो उनका कहना था कि लिबरलिज्म, वो समझते थे लिबरलिज्म का मतलब स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। मार्केट जो है वो सबके लिए आजाद है। ओके, और कोई भी जाकर क्या कर सकता है, उसकी चीजें क्या कर सकते हैं, तो मार्केट में बेच सकता है। ओके, किसी पर भी निर्बंध नहीं रहेंगे, फ्रीडम रहेगा सबको मार्केट में। एंड एबोल्यूशन ऑफ स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शंस, और एबोल्यूशन स्टेट के जो रेस्ट्रिक्शंस है, जिससे मैंने अभी बताया आपको कि ये जो स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शंस है वो पूरी तरह से एबोलिश किए जाए, मतलब खत्म किए जाए ऑन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स एंड गुड्स। जो कैपिटल्स और गुड्स की मूवमेंट होती है उन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना रहे, इस तरह की सोच, इस तरह क्या करते थे मिडिल क्लास वाले, सोचते थे अबाउट द लिबरलिज्म। उनकी डेफिनेशन थी, वो समझते थे लिबरलिज्म का मतलब इस तरह से। एग्जाम्पल से समझेंगे हम कि जर्मन स्पीकिंग रीजन जो था फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, 19th सेंचुरी के जर्मन स्पीकिंग रीजन, तो नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बनाए थे, जो उनके उसके ऐसे प्रशासकीय कदम थे, उसकी वजह से उसने जो स्मॉल प्रिंसिपलिटीज थी,
छोटे छोटे जो प्रदेश थे उसका एक महासंघ उसने बनाया, उसमें 39 स्टेट्स थे, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, 39 स्टेट का उसने एक महासंघ बनाया, कॉन्फेडरेशन उसने बनाया। और ये जो 39 स्टेट्स थे उनकी खुद की करेंसी थी, वेट और मेजरमेंट सिस्टम था। 39 स्टेट अलग अलग उनकी मेजरमेंट रहेगा, उनका खुद का करेंसी रहेगी, उनकी खुद की वेट सिस्टम रहेगी, तोलने और मापने का साधन अलग अलग रहेगा। तो अगर 1833 को अगर कोई मर्चेंट जो है उसे क्या करना है, किसी गुड्स को, किसी चीज़ों को हम्सबर्ग से लेकर न्यूरमबर्ग तक जाना है, तो उस यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए उससे कम कितनी कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ेगी, कस्टम बैरियर्स आते थे, उससे कितने नाके आते थे, तो 11 कस्टम बैरियर्स आते थे। ओके, और हर एक स्टेट में उसे क्या करना पड़ता था, तो 5% टैक्स देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। इसका मतलब है कि हैम्सबर्ग से उसने शुरुआत की, तो जब वो आगे वाले स्टेट में जाएगा तो उसे 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी का मतलब आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आगे जाएगा उसे फिर से 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, और इस तरह से उसे 11 बैरियर्स, हम उसे क्या कहते हैं, कस्टम बैरियर्स वहाँ पर आते हैं। ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो 11 स्टेट्स है, हर एक स्टेट 5% कस्टम ड्यूटी इंपोज कर रहा है, और ये जो ड्यूटीज होती थी वो इंपोज की जाती थी अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। ये जो चीजें है उसका वेट क्या है उस गुड्स का, और उसका मेजरमेंट क्या होगा, इसके हिसाब से ये ड्यूटीज इंपोज की जाती थी। ओके, और इस स्टेट हैड इट्स ओन, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि हर एक स्टेट के पास उनका खुद का वेट और मेजरमेंट सिस्टम था। ओके, और इसकी वजह से बहुत सारा टाइम वहां पर क्या होता था, कैलकुलेशन में ही चला जाता था। इनका अलग मेजरमेंट है, इनका अलग मेजरमेंट है, इनका अलग वेट है, इनका अलग वेट है। इस तरह से सिस्टम, इस तरह के जो डिस्टर्बेंस थे वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। तो इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, मेजरमेंट ऑफ क्लोथ, टेक्सटाइल का जो मेजरमेंट लिया जाएगा। ओके, तो किस तरह से होगा, देखो एग्जाम्पल दिया है कि एग्जाम्पल है एलए का। ओके, एलए का मतलब क्या था अलग अलग स्टेट्स में, तो 1 एलए इज इक्वल टू फ्रैंकफर्ट में इसका मतलब था 54.7 सेंटीमीटर, वही 54.7 सेंटीमीटर क्लोथ्स। ओके, 1 एलए इज इक्वल टू, और वही मेंस में कितना था 55.1 सेंटीमीटर। रीजन वाइज या फिर स्टेट वाइज वो अलग अलग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, न्यूरमबर्ग में वो था 65.6 सेंटीमीटर, फ्रेंडबर्ग में वो था 53.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो अलग अलग स्टेट्स थे उन अलग अलग स्टेट्स में मेजरमेंट का सिस्टम क्या था, तो अलग था। ओके, आपको यहाँ तक मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया है। ये जो सब कंडीशन थी, ये जो अलग अलग स्टेट है उनके अलग अलग करेंसीज, उनका अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम, उनकी अलग अलग वेट सिस्टम, इसकी वजह से क्या हो रहा था, तो क्या ये जो सच कंडीशंस है इट व्यूड एज ऑब्स्टेकल, ये एक बाधा का काम कर रही थी, किसके लिए, फॉर इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। न्यू कमर्शियल क्लासेस सोचते थे कि ये जो सब सिस्टम है, हर स्टेट की अलग अलग करेंसी, मेजरमेंट और हम उसे कह सकते हैं कि वेट सिस्टम, इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सचेंज, जो आर्थिक एक्सचेंज विनिमय है और ग्रोथ है, बढ़ोतरी, इस पर क्या हो रहा है, तो एक बाधा ये निर्माण कर रही है। कौन सी, ये सब सिचुएशंस। ओके, ऐसा सोचना था कमर्शियल क्लासेस का, और इसी वजह से वो आर्ग्यू कर रहे थे फॉर द क्रिएशन ऑफ, वो क्या आर्ग्यू कर रहे थे, फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई जाए। ओके, और ये इकोनॉमिक यूनिफाइड टेरिटरी रहेगी, उसमें क्या रहेगा, तो अनहिंडर्ड मींस कोई रुकावट नहीं है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल, कोई भी रुकावट नहीं रहेगी अंडर दैट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। इस इकोनॉमिक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी में कोई भी बाधा नहीं रहेगी, किसके लिए, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल, वो फ्रीली क्या हो सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। इस तरह की डिमांड कर रहा था कौन, तो न्यू कमर्शियल क्लासेस। ओके, उसके बाद ये सब होने के बाद 1834 को एक कस्टम यूनियन बना। ओके, एक कस्टम यूनियन बना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ज़ोल्वेरियन। ओके, कस्टम मीन्स आप सब जानते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कस्टम कहा जाता है। तो एक यूनियन बनाया गया, कस्टम यूनियन, जिसे ज़ोल्वेरियन भी कहा जाता है। और ये बनाया गया किसके साथ, किसने इसके लिए शुरुआत की, तो किसने इससे पहले पहल की, तो प्रशिया ने पहल की कि एक कस्टम यूनियन बनाया जाएगा। ओके, और इसमें बाद में बहुत सारे जर्मन स्टेट भी उसमें शामिल हो गए इस कस्टम यूनियन में या फिर इस ज़ोल्वेरियन में। मगर ये कस्टम यूनियन या फिर इस ज़ोल्वेरियन का क्या मतलब है, ये पहले हम समझ लेंगे। देखिए, ये जो ज़ोल्वेरियन है इसका क्या बेनिफिट था, तो ये जो कस्टम यूनियन या फिर ज़ोल्वेरियन है ये एबोलिश करेगा टैरिफ बैरियर्स।
टैरिफ बैरियर्स मींस कोई भी चीज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में जो टैक्स लगाया जाता था उसे टैरिफ कहते हैं हम। तो ये जो टैरिफ बैरियर है, कस्टम ड्यूटी है, या फिर ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाली चीजें हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे क्या टैक्स लगाया जाता है तो उसे कंप्लीटली एबोलिश करना, रद्द किया जाएगा अंडर दिस ज़ोल्वेरिन। ओके, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज ओवर 32 टू 2, और जो लगभग 30 करेंसीज थी वहां पे जर्मन रीजन में उन्हें क्या कर दिया गया, तो 30 से उन्हें 2 कर दिया गया। ओके, अंडर दिस ज़ोल्वेरिन। और मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे जर्मन स्टेट भी उसे क्या हो गए थे, ज्वाइन हो गए थे। पहल किसने की थी, प्रशिया ने, क्या बनाने के लिए, ज़ोल्वेरिन, या फिर हम उसे कह सकते हैं कस्टम यूनियन बनाने के लिए। ओके, प्रशिया की पहल से ये सब हुआ और ये सब बेनिफिट्स हुए। इसकी वजह से क्या होने लगा, तो सब चीजें जो है, गुड्स है, पीपल है या फिर कैपिटल है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, किसी भी तरह का टैक्स उन्हें देना नहीं पड़ रहा था। ओके, दैट वाज द बेनिफिट ओके ऑफ दिस ज़ोल्वेरिन। इस पर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे, उसके बाद नेटवर्क बनाया गया रेलवे का, और ये जो रेलवे नेटवर्क बना इसकी वजह से क्या होगा तो इट स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, गतिशीलता बढ़ी, चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसमें गतिशीलता आई, जल्दी से जल्दी चीजें यहां से वहां मूव होने लगी। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ये जो आर्थिक हित है, इसकी वजह से राष्ट्रीय एकीकरण के लिए ये सब बेनिफिशियल रहा। राष्ट्र बनने के लिए या राष्ट्रीय यूनिफिकेशन के लिए ये जो हम उसे कह सकते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, जो बेनिफिट दिए गए थे इकोनॉमिक टू द न्यू कमर्शियल क्लासेस, तो ये डेफिनेटली बेनिफिशियल रहे थे। A way of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time. हम पहले ही समझ रहे कि क्या समझ रहे हैं पहले ही, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म किस तरह से बना। तो ये जो इकोनॉमिक चीजें हो रही थी, पॉलिटिकल चीजें हो रही थी, इसका भी बेनिफिट हुआ, इसके लिए तो नेशनलिज्म क्रिएट होने के लिए। ज़ोल्वेरिन बना, सब स्टेट साथ में आए, तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में एक नेशनलिज्म क्रिएट होना वहां से शुरू हो गया था। तो इकोनॉमिक वे में से भी क्या होने लगा, तो नेशनलिज्म बढ़ने लगा था। जैसे पॉलिटिकल वे से भी नेशनलिज्म बढ़ने लगा, राष्ट्रवाद क्रिएट होने लगा था यूरोप में, उसी तरह से इस इकोनॉमिक स्फीयर में, इस इकोनॉमिकल चीज़ों की वजह से भी राष्ट्रवाद निर्माण होने लगा था यूरोप में। तो हमने आज के जो वीडियो, इस वीडियो में हमने समझा है व्हाट डिड लिबरल नेशनल स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म क्या है, लिबरलिज्म का मतलब क्या है, पॉलिटिकल वे से हमने देखा और इकोनॉमिक वे से हमने देखा, और इस दोनों का बेनिफिट किस तरह से हुआ नेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए, ये भी हमने समझा है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके।